हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, बिहार बोर्ड के 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैं आज से शुरू कर रहा हूं साइंस का क्लास। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, विज्ञान का क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज से शुरू कर रहे हैं विज्ञान की पहली शाखा फिजिक्स की क्लासेज। आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास में विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है: भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें फिजिक्स के अंतर्गत 6 चैप्टर आते हैं। उन 6 चैप्टर के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जितने भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा उसके बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। फिजिक्स का पहला टॉपिक है हमारे पास ऑप्टिक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्टिक्स जिसको हिंदी में हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्रकाशिकी क्या है, इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। देखिए, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है। ठीक उसी प्रकार प्रकाशिकी भौतिकी की शाखा है। प्रकाशिकी भौतिकी की शाखा है और इस शाखा के अंदर हम लोग प्रकाश के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। मतलब प्रकाशिकी भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश के घटनाओं के बारे में, प्रकाश के स्वभाव, प्रकाश की जितनी भी जानकारियाँ हैं उन सभी जानकारियों को हम लोग प्रकाशिकी के अंतर्गत जानते हैं। तो अगर आपको प्रकाश से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो आपको भौतिकी की प्रकाशिकी वाली शाखा को ठीक से अध्ययन करना होगा। जैसे विद्युत के बारे में जानकारी देता है, विद्युत का अध्ययन हम लोग भौतिकी की विद्युत की शाखा में अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश से संबंधित सभी जानकारियों के बारे में हम लोग प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अतः प्रकाशिकी का डेफिनेशन अगर हम तैयार करें तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण, प्रकाशीय घटनाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण, प्रकाशीय घटनाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। तो आपने ये समझा कि प्रकाशिकी के अंदर हम लोग प्रकाशीय जितने भी ज्ञान हैं उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो 10th क्लास में प्रकाशिकी को 3 अध्यायों में बांटा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 10th क्लास में प्रकाशिकी को 3 अध्याय यानी 3 चैप्टर में बांटा गया है, जिनमें से पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। तो ये तीनों जो चैप्टर का नाम जो हमने यहाँ लिखा है, ये तीनों चैप्टर एक तरह से प्रकाशिकी का पार्ट है, यानी प्रकाशिकी का खंड है। प्रकाश का प्रवर्तन जो पहला चैप्टर है, इसमें भी प्रकाश के बारे में आपको जानकारी हासिल करना है। प्रकाश का अपवर्तन है, इसमें भी आपको प्रकाश से संबंधित ही जानकारी प्राप्त होती है। मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, यानी तीनों चैप्टर में आप देखें तो तीनों चैप्टर में सिर्फ आपको प्रकाश के ही बारे में जानकारी मिलेगी। इसलिए यह तीनों प्रकाशिकी का पार्ट है, यानी प्रकाशिकी की शाखा है एक तरह से देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब शुरू करते हैं भौतिकी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें हम लोग का पहला टॉपिक है प्रकाश, लाइट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी प्रकाश एक वह साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का होना जरूरी है। अगर वस्तु को देखना है तो प्रकाश का उपस्थिति अनिवार्य है। अगर प्रकाश नहीं है तो हम वस्तु नहीं देख सकते।
अर्थात हमें दुनिया के किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें दो चीज़ का होना हमारे पास में बहुत आवश्यक है। पहला है प्रकाश और दूसरा है आँख यानी नेत्र। अगर आपके पास नेत्र है और वस्तु के आसपास प्रकाश नहीं है तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगर वस्तु के आसपास प्रकाश है और नेत्र नहीं है तो भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे आप सोचिए और विचार कीजिए, किसी पार्टी में या फंक्शन में जाते हैं, वहाँ लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, उस समय आप अपना आँख बंद कर लीजिए, तो क्या उस पार्टी में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी वस्तु आपको दिखाई देती है? तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती, क्योंकि आप अपने आँखों को बंद कर लिए थे, तब प्रकाश आपके आँख में नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण आप वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा, उसी पार्टी में यदि आप हैं और अचानक से कोई बल्ब का स्विच ऑफ कर दे तो आपका नेत्र खुला है, लेकिन फिर भी आप वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस समय वहाँ प्रकाश उपस्थित नहीं रहता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है हमें वस्तुओं को देखने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक कारक होता है। कारक यानी जिसकी सहायता से कुछ होता है। तो प्रकाश की सहायता से क्या होता है? तो प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को हम देखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह कारक जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। वह कारक जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। अथवा इसका सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि जानिए कि प्रकाश जो है ना, एक प्रकार से ऊर्जा का रूप होता है। जैसे ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, विद्युत ऊर्जा का रूप है, वैसे ही प्रकाश भी ऊर्जा का रूप होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश की आप बहुत सारे परिभाषा दे सकते हैं। परिभाषा आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि वह माध्यम जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। चाहे तो हम ऐसी भी परिभाषा दे सकते हैं कि जिस साधन की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जिस माध्यम की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। वह कारक जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। ये सारे डेफिनेशन आप लिखो, बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आइए देखते हैं कि प्रकाश के गुणों के बारे में, कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण से संबंधित जो भी यहाँ हमने दिए हैं, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में ये काफ़ी आपको सहायता करने वाला है। तो देखिए, प्रकाश के गुण 6 लिखे हमने, मुख्यतः 6 गुण को हमने लिया है। प्रकाश एक ऊर्जा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल प्रकाश एक ऊर्जा है, क्योंकि आप सुबह सुबह जब धूप में बैठते हैं, कुछ देर रुकने के बाद आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कोई नई एनर्जी आ गई है, यानी आपकी स्किन को, आपके त्वचा को प्रकाश ऊर्जा देने का काम करता है। तो इसका मतलब प्रकाश खुद एक ऊर्जा है, तभी आपके अंदर एक नई ऊर्जा का उजागर होता है। इस धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, वे सारे पेड़ पौधे ऊर्जा की प्राप्ति जो है सूर्य से ही, के प्रकाश से ही करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं, तब उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त सोलर प्लेट आप देखे होंगे। सोलर प्लेट जो लगा होता है उसमें बैटरी होती है। सोलर प्लेट की सहायता से बैटरी चार्ज होता है, फिर बल्ब जलाया जाता है या फिर कोई और भी काम किया जा सकता है। तो आप कभी सोचते हैं कि सोलर प्लेट से बैटरी कैसे चार्ज हो जाती है? तो सूर्य से आने वाली किरणों को, सूर्य से आने वाले प्रकाश को सोलर प्लेट जो होता है वो पहले ऑब्जर्व करता है। उसके बाद उस ऊर्जा को, यानी कि सौर ऊर्जा को, वह रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तब जाकर उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अर्थात प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, यानी प्रकाश एक ऊर्जा है। ये पहला गुण आया। अब दूसरे गुण पर बात करते हैं कि प्रकाश एक कारक है। देखिए, जो कुछ कराने के लिए उत्तरदायी होता है, जो कुछ कराता है, अर्थात जो स्वयं नहीं करता, जिसकी सहायता से कुछ होता है, उसे हम लोग कारक कह सकते हैं। अर्थात प्रकाश जो होता है एक प्रकार से कारक है, यानी प्रकाश एक कारक है। तीसरा इसका गुण है प्रकाश एक तरंग है। जैसे ध्वनि तरंग के रूप में होती है, उसी प्रकार
प्रकाश भी तरंग के रूप में होती है। ऊष्मा जैसे तरंग के रूप में निकलती है, वैसे ही प्रकाश तरंग के रूप में निकलती है। उसके बाद देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चौथा गुण है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश को तो हम लोगों ने देखा नहीं, प्रकाश को कोई नहीं देख सकता, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि प्रकाश अदृश्य होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ऐसा हम महसूस करते हैं। जैसे अगर आप कोई टेढ़ा पाइप ले लो, टेढ़ा पाइप मतलब घूमी हुई पाइप है। अगर हम आपको इसमें समझाने की कोशिश करें तो कोशिश करते हैं कि आप समझें। जैसे ये सीधा पाइप है, ये इसके अंदर छिद्र है और यहाँ कोई वस्तु है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको वस्तु दिखाई देगी, क्योंकि वस्तु से निकला प्रकाश सीधे इस पाइप के माध्यम से आपकी आँख में प्रवेश कर जाएगा, आप वस्तु को देख लेंगे। लेकिन अगर टेढ़ा पाइप है और यहाँ पर आपने वस्तु को रख दिया, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या वस्तु आपको दिखाई देगी? तो मेरा जवाब होगा नहीं, आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वस्तु से प्रकाश निकलती है तो यहीं तक रह जाती है। ये वस्तु से निकल कर प्रकाश यहीं तक रह जाती है, उसके बाद प्रकाश टकरा कर आती है, परंतु आपको वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अगर प्रकाश यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी रास्ताओं से चलने वाली होती तो ये यहाँ से निकल कर के फिर ऐसे निकल के आपकी आँख में समा जाती, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश सीधा ही चल सकता है। अगर उसके मार्ग में कोई रुकावट आ जाए तो वह आपको प्रकाश उसको पार नहीं कर पाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक और मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि अगर सामने टर्च है और टर्च में से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पर एक आप बड़ा सा कोई पदार्थ ले ले जो प्रकाश को अपने से होकर पार नहीं करने दे, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये प्रकाश इसको पार नहीं करेगा। अगर टेढ़ा पार करना होता तो यहाँ से घूम जाता, जैसे इसके रास्ते में रुकावट है, ये यहाँ से घूम जाता, यहाँ से आपकी आँख में समा जाता। तो प्रकाश टेढ़ा चलता ही नहीं है, प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में चलती है। इसलिए हमने पांचवा गुण लिखा है कि चौथा गुण लिखा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसका पांचवा गुण देखते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखते हैं। जी हाँ, ये बात पहले से भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखते हैं। दुनिया में सारे वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देते हैं। अगला है प्रकाश अदृश्य होता है, जो दुनिया भर की वस्तुओं को दृश्य देने का कार्य करता है। जो दुनिया भर की वस्तुओं को जिसकी उपस्थिति में हम देखते हैं वह स्वयं अदृश्य होता है, वह स्वयं अदृश्य मान्य होता है, जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं कि प्रकाश का रूप आखिर में होता कैसा है। जैसे हम लोग बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, लेकिन बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं, परंतु माइक्रोस्कोप से आप प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। जैसे ऊष्मा को नहीं देख सकते हैं आप, ध्वनि को नहीं देख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये साउंड कैसा है ये आप देख नहीं सकते अपनी आँखों से। उसी प्रकार प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश अदृश्य होता है। तो प्रकाश के 6 गुण एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक कारक है, प्रकाश तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखते हैं और प्रकाश अदृश्य होता है। इस फिगर में हमने प्रकाश को समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकल रहा है और यहाँ पर आँख है, बीच में वस्तु है। पहले प्रकाश इस प्रकाश स्रोत से निकल कर वस्तु पर पड़ती है। वस्तु प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व करता है, यानी अवशोषित करता है, और शोषित करने के बाद पुनः उत्सर्जित करता है। तो उससे उत्सर्जित होने वाला प्रकाश हम लोग के आँख में प्रवेश करता है तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आँखों में बनता है। वस्तु का जो फिगर होता है, प्रतिबिंब होता है, यानी इमेज होता है, वो हमारे आँख में बनता है। वो आपको तीसरा चैप्टर में बताया जाएगा कैसे बनता है। फिलहाल इतना ही समझिए कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख में बनता है, और वो तब बनता है जब वस्तु से प्रकाश निकल कर हमारी आँख में प्रवेश करता है। अगर वस्तु का से निकला हुआ प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश ना करे तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात कि यदि वस्तु पर प्रकाश पड़े ही नहीं तो वस्तु प्रकाश कहाँ से छोड़ेगी। अगर वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़े तो वस्तु प्रकाश कैसे छोड़ेगी। इसलिए प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर पहले वस्तु पर पड़ती है, यानी वस्तु प्रकाश में होती है, तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, उसके बाद उससे निकला हुआ प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करती है तो हमें दिखाई देता है। अर्थात तो वस्तु को देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं 2 चीज़ का होना अनिवार्य है, पहला प्रकाश और दूसरा आँख। अर्थात प्रकाश और आँख एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रकाश के बिना आँख अधूरा है
और आँख के बिना प्रकाश अधूरा है। यदि आपके पास आँख है और प्रकाश नहीं है तो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। अगर वस्तु के पास प्रकाश है और आपके पास आँख नहीं है तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब चलते हैं प्रकाश स्रोत, जिसको अंग्रेजी में सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। प्रकाश स्रोत क्या होता है? आपने मोमबत्ती को देखा होगा, आपने सूर्य को देखा होगा, विद्युत बल्ब, टॉर्च, जितने भी वस्तुएं हैं और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, पत्थर है, लकड़ी है, मनुष्य है, आप देख सकते हैं कि कलम है, पुस्तक है, ये सारे वस्तु हैं। इन सभी वस्तुओं में कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश निकलती हैं, जो प्रकाश निकालने का कार्य करती हैं, और कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है। जैसे आप एक पत्थर के टुकड़े को कहीं रख दो तो क्या उसमें से प्रकाश निकलता है? क्या वो प्रकाश देने का काम करती है? नहीं। आप पुस्तक को कहीं रख दो तो क्या वो प्रकाश देती है? नहीं। लेकिन आप विद्युत बल्ब को स्विच ऑन कर दे उसका और उसको किसी कमरे में लगा दे तो आप पाएंगे कि उसमें से प्रकाश निकल रही है। सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, टॉर्च से भी प्रकाश निकलता है। तो दो तरह की वस्तुएं इस संसार में हैं, एक वो जिससे प्रकाश निकलता है और एक वो है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो इन दोनों तरह की वस्तुओं में जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है तो मोमबत्ती प्रकाश स्रोत है। सूर्य से प्रकाश निकलता है इसलिए सूर्य भी प्रकाश स्रोत है। विद्युत बल्ब से प्रकाश निकलता है इसलिए विद्युत बल्ब भी प्रकाश स्रोत है। यहाँ देख सकते हैं हमने उदाहरण के रूप में जैसे में लिया है सूर्य, चंद्रमा, तारा, विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, लैंप, दिया, टॉर्च इत्यादि। ये सारे प्रकाश स्रोत हैं क्योंकि इन सभी वस्तुओं से प्रकाश निकलती है। पत्थर प्रकाश स्रोत नहीं है, पेंसिल प्रकाश स्रोत नहीं है, ईंट भी प्रकाश स्रोत नहीं है, पुस्तक, साइकिल वगैरह कुछ भी है, ये सब प्रकाश स्रोत नहीं है। बस आप इतना दिमाग में डालो कि जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे आपको कि हाँ इस वस्तु से प्रकाश निकल रही है, इसी की वजह से उजाला है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा। तो जिस वस्तु की वजह से उजाला है, जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है, उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, लैंप, दिया, टॉर्च इत्यादि। अब आइए जानते हैं कि प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्त देखिएगा कि प्रकाश स्रोत को दो भाग में यहाँ पर बांटे हुए हैं। प्रकाश स्रोत को दो भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांट दिया गया है। एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वो है जिसे मानव ने नहीं बनाया है, अर्थात जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध है, जिसमें मानव का कहीं से कोई हाथ ना हो, जिसमें मानव का कहीं से कोई योगदान नहीं हो, वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत है, लेकिन क्या इसे मानव ने बनाया है? तो नहीं, ये प्रकृति में अपने आप तैयार हुआ था। इसके पीछे एक लंबी कहानी है कैसे तैयार हुआ था, लेकिन बस आप इतना समझो कि इसे मानव ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति की धरोहर है और अपने आप ये तैयार हुआ है। तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तारा जिसको मानव ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति में तैयार हुआ है, इसलिए तारा भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा, जुगनू, ये चारों के चारों मानव की देन नहीं है, अतः ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत नहीं है, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अब इधर आप देख सकते हैं कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन है। तो विद्युत बल्ब को मानव ने बनाया है, मोमबत्ती को भी मानव ने बनाया है, और लालटेन को भी मानव ने बनाया है, लैंप को भी मानव ने बनाया है, और ये सारे प्रकाश स्रोत है। लेकिन कौन से वाले प्रकाश स्रोत है? तो मानव निर्मित, माने मानव द्वारा निर्मित किया गया प्रकाश स्रोत है। ये प्रकृति में ये प्रकाश स्रोत पहले से उपलब्ध नहीं था, मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार इसका निर्माण किया है, अतः ये सारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ध्यान दीजिए, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, लैंप, दिया, टॉर्च इत्यादि ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। अब देखते हैं, अब प्रकाश स्रोत और प्रदीप्त वस्तु में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि प्रदीप्त वस्तु क्या होती है। देखिए, प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से भी प्रकाश निकलता हो वह प्रकाश स्रोत है, लेकिन प्रदीप्त वस्तु में क्या अंतर है? कुछ प्रकाश स्रोत ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब वो खुद ही तैयार करते हैं, किसी दूसरे का प्रकाश रिफ्लेक्स नहीं करते हैं।
और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरे के प्रकाश को ऑब्जर्व करके उसको बाहर निकालते हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, देखिए हमने लिखा है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब जिन वस्तु के पास खुद ही प्रकाश बनाने का, खुद ही प्रकाश तैयार करने का, निकालने का क्षमता हो, खुद प्रकाश को उत्सर्जित करने की जिसके पास कैपेसिटी होती है, वही प्रदीप्त वस्तु हैं। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन वस्तुओं को हम लोग अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तु में सूर्य प्रदीप्त वस्तु है, तारा प्रदीप्त वस्तु है, विद्युत बल्ब, लालटेन, दिया, जुगनू, मोमबत्ती, टॉर्च इत्यादि ये प्रदीप्त वस्तु हैं, क्योंकि ये वस्तुएं ऐसी है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। अब अप्रदीप्त वस्तु को समझिए कि अप्रदीप्त वस्तु क्या है या अदीप्तिमान वस्तु। अंग्रेजी में इसको नॉन लुमिनस मैटर्स कहते हैं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा, चंद्रमा, पत्थर, ईंट। ये टेबल क्या प्रकाश उत्पन्न करती है? किसी अंधेरे कमरे में आप टेबल को रख दोगे तो क्या टेबल अंधेरे कमरे को उजाला में दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। कुर्सी में क्या प्रकाश ये उत्सर्जित करती है? नहीं करती है। ये खुद ये वस्तु तभी दिखाई देती है जब कोई प्रकाश इस पर पड़ता है, तभी ये वस्तु दिखाई देगा। ये वस्तु प्रकाश पैदा नहीं करती है, ये वस्तु ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, इसलिए ये सारी वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त समझ गए। याद रखना है कि सारे प्रकाश स्रोत प्रदीप्त वस्तु नहीं है, लेकिन सभी प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश स्रोत हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर तारा के बारे में मैं आपको बता दूं कि तारा जो होता है, तारा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम वगैरह होता है। उसका आपको सौर मंडल में आपको उसके बारे में सही नॉलेज मिलेगा। फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तारा है। तारा जो होता है ना, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तारा स्वयं प्रकाश तैयार करता है या किसी दूसरे का प्रकाश नहीं लेता है। इसके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। ये दूसरे का प्रकाश लेकर नहीं चलता है। सूर्य तो खुद ही तारा है, इसलिए ये भी प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, इसके पास अपना प्रकाश होता है। तो ये दोनों प्रदीप्त वस्तु हैं। लालटेन के पास भी अपना प्रकाश होता है, इसलिए लालटेन भी प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन वहीं हम चंद्रमा की बात करें, आप चंद्रमा की बात करो तो जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, तो कभी चांदनी रात में आप देखते हैं कि चंद्रमा से प्रकाश निकलता है, तो आपको ऐसा कभी कभी लगता होगा कि चंद्रमा से ही प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश चंद्रमा ही उत्पन्न कर रहा है, ये चंद्रमा ही प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। लेकिन नहीं, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये सूरज का प्रकाश जो होता है वो चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती है और हम लोग पृथ्वी पे होते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी पे हैं, चंद्रमा है, तो इस पर सूरज का प्रकाश पड़ता है और सूरज का प्रकाश पड़ने के बाद इसमें से प्रकाश निकलता है। तो सूरज का प्रकाश जब इसमें से पड़ के जब निकल करके हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है और हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि चंद्रमा से प्रकाश निकल रही है, लेकिन वास्तव में ये प्रकाश का उत्सर्जन जो हो रहा है ये चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश है। ध्यान दीजिए, ये सूर्य का प्रकाश है जो चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा उसको ऑब्जर्व करती है, फिर उसको उत्सर्जित करती है। यानी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने का काम चंद्रमा नहीं करती है, स्वयं प्रकाश सूर्य उत्सर्जित करता है, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। इसलिए चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। यहाँ इसकी परिभाषा में देखिए, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो क्या चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा का तो अपना प्रकाश है ही नहीं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को लेकर फिर उसको पृथ्वी तक पहुंचाती है, भेजती है, तो हम लोग को चंद्रमा जलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि चंद्रमा हमने यहाँ पर उदाहरण में लिखा है कि टेबल, कुर्सी, पुस्तक, चंद्रमा। यहाँ ध्यान दीजिए, चंद्रमा प्रकाश स्रोत तो है, लेकिन ये प्रदीप्त वस्तु नहीं है, यह अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है दोस्तों,
तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको इतना ही बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी आप बजा दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास उसका लिंक मिल सके। अगर आपको ठीक से समझ में आ गया हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारी चीज़ों को यदि आपने पढ़ लिया है तो ठीक से एक बार और रिपीट कर लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कॉपी कलम में लेकर आप कॉपी में इस बात को लिख सकते हैं। आप इसका फेयर बना लीजिए, और जब भी आपको समय मिलता है घर बैठ कर के आराम से इसकी तैयारी कीजिए। फिर अगली बार में हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या है। उसके बाद हम आगे का क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहूँगा।